जय हिंद दोस्तों। आज हम सिविल सर्विस एग्जाम के दृष्टिकोण से आज हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, यानी कि हम इस बुक को यानी कि लुसेंट के चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी कि बायोलॉजी वाला है। तो चलिए, यानी कि ये वाला एग्जाम है जो यानी कि CGL 4 के दृष्टिकोण से ये वीडियो है जो इम्पोर्टेंट है, और 72वीं BPSC के दृष्टिकोण से भी है। तो चलिए आइए देखते हैं। टॉपिक पर चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला क्या है, ध्यान से इधर कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में क्या होता है? सबसे पहले जीव विज्ञान की जीव विज्ञान किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान होता है कुछ जीव जंतु के जिसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में जीवों का अध्ययन किया जाता है उसी को यानी कि बायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि सजीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। निर्जीव का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिकल यानी कि भौतिक विज्ञान कहा जाता है, फिजिकल साइंस कहा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस यानी कि फिजिकल साइंस की तरह कहता है। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिकल साइंस कहा जाता है। और बायोलॉजिकल साइंस क्या है, मतलब कि बायोलॉजी क्या है, यानी कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है वो कहता है बायोलॉजिकल साइंस, मतलब कि जीव विज्ञान। तो जानते हैं कुछ जीव विज्ञान किसको कहा जाता है, ध्यान से देखिए। तो क्या कहा है कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत यानी कि जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवधारी मतलब पृथ्वी पर रहने वाला जीव जंतु का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी कि जीव विज्ञान आगे दो भाग में बढ़ जाता है। चलिए पहले इसके बाद ये देख लेते पहले। तो अध्ययन किया जाता है कहता है जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी मतलब क्या होता है? तो बायो का अर्थ क्या होता है? तो जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? बायोलॉजी को दो खंड में तोड़ा गया है। तो बायोलॉजी को दो खंड में तोड़ा गया, वो है बायो है, वो है लोड। तो हो गया कौन चीज? बायो का अर्थ क्या होता है? तो बायो का अर्थ हो जाता है जीवन। जीवन मतलब लाइफ। उसके बाद होता है लोजस, तो मतलब अध्ययन करना। अध्ययन मतलब स्टडी करना। तो यानी कि अर्थात कह सकते हैं कि जीव का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव का अध्ययन, यानी कि जीव के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है। तो जीव के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। तो उसके बाद चलते हैं ध्यान से। सबसे पहले समझ लीजिए कि बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है। एगो बांटा गया है यानी कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के दो शाखा है, यानी कि बोटनी है, एगो जूलॉजी है। तो बोटनी के जनक कहेगा यानी कि फादर ऑफ बोटनी तो हो जाएगा थियोफ्रास्टस हो जाएगा। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी तो इसका हो जाएगा अरस्तु, मतलब कि बायोलॉजी का पिता किससे कहा जाता है? तो अरस्तु कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अरस्तु के गुरु कौन है? तो अरस्तु के गुरु है प्लेटो है। प्लेटो के गुरु कौन है? तो सुकरात है। प्लेटो गुरु कौन है? सुकरात है। चलिए देखते हैं। तो क्या कहा है? सबसे पहले जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क किया था। लेमार्क तो लेमार्क कहाँ क्या था? तो फ्रांस के था। लेमार्क जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस, यानी कि जीव विज्ञान, यानी कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्दों का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने, यानी कि ट्रेवीरेनस एक जर्मनी वैज्ञानिक है, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न बनेगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बोलना है लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस, लेकिन ज्यादातर यह देता है लेमार्क देता है। लेमार्क मतलब फ्रांस के वैज्ञानिक है जो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या करा? जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये तो पहले बता दिए थे। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु के गुरु को प्लेटो कहा जाता है। प्लेटो के गुरु को क्या कहा जाता है? तो प्लेटो के गुरु को सुकरात कहा जाता है। ये हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद ये वाला क्लियर हो गया दोस्तों कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे समझते कुछ कि जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको यानी कि अरस्तु द्वारा कितने भागों में बांटा गया था? यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको अरस्तु ने, यानी कि सजीव वस्तु को अरस्तु ने दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में बांटा अरस्तु ने। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। तो पहला हो गया जंतु समूह, यानी कि एनिमल ग्रुप हो गया। उसके बाद हो गया वनस्पति समूह, मतलब जूलॉजी नहीं, यानी कि थियोफ्रास्टस का वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है?
तो थियोफ्रास्टस को, यानी कि थियोफ्रास्ट वनस्पति विज्ञान हो गया। तो वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है थियोफ्रास्टस जनक कहा जाता है। ध्यान से देखिए, बॉटनी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। उसके बाद वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रास्टस को। तो अरास्तु ने यानी कि जीवधारियों की कितने वर्गों में बांटा, 2 वर्ग में बांटा। पहला एनिमल ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया इसको क्या कहता है, बॉटनी ग्रुप, मतलब वनस्पति समूह हो गया। उसके बाद कार्ल लिनियस ने भी यानी कि जीवधारी का वर्गीकरण 2 वर्ग में किया था। जीवधारियों का वर्गीकरण कितने वर्ग में किया था, 2 वर्ग में किया था। तो पहला हो गया पादप जगत, तो पहला क्या हो गया दोस्तों, यानी कि पहला हो गया पादप जगत और इनकी प्लांट किंगडम हो गया, और दूसरा हो गया जंतु जगत माने कि एनिमल किंगडम। तो कार्ल लिनियस ने भी यानी कि बायोलॉजी को, यानी कि बायोलॉजी नहीं सॉरी, जीवधारियों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ जीवधारी का 2 वर्ग में वर्गीकृत किया था, यानी कि हो गया पहला हो गया पादप जगत, दूसरा हो गया जंतु जगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहता है, यानी कि कार्ल लिनियस का एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में कार्ल लिनियस ने क्या करा, तो इसको 2 भाग में बांटा। उसके बाद कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, मतलब कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा है इसमें कि प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकरण, यानी कि प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं किया था। यानी कि प्रकृति में जो 3 जगत का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं किया था, बल्कि 1866 में अर्नेस्ट हिकल ने किया था, प्रस्तावित किया था। तो ये प्रकृति में 3 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो प्रकृति में 3 जगत का वर्गीकरण किया था अर्नेस्ट हिकल ने प्रकृति में 3 जगत का वर्गीकरण किया था 1866 में, यानी कि प्रस्तावित किया था। प्रस्तावित किया है मतलब कि जिसमें पादप, पहला हो गया पादप, दूसरा हो गया जंतु, तीसरा हो गया प्रोटिस्टा शामिल था। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगत में। यहाँ पर जीवधारी का वर्गीकरण कई भाग में हुआ था, तो अरास्तु द्वारा 2 भाग में, कार्ल लिनियस द्वारा 2 भाग में। आजा पर एक और वैज्ञानिक लगता है हरगेल्स इसी करके नाम है, शायद भुला रहे हैं। तो वो वर्गीकरण क्या नहीं, समस्त जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत है। समस्त जीवों कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो पहला हो गया मोनेरा, तो मोनेरा हो गया। तो मोनेरा का अंतर्गत आता है कोची, तो क्या कहा है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब मोनेरा जगत में शामिल किया जाता है कोची, प्रोकैरियोटिक। एक होता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ कि जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसको हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। यूकैरियोटिक का मतलब होगा जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे यानी कि जैसे हो गया सूक्ष्म जीव हो गया, तो जैसे हो गया अभी आया था कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस हो गया। तो कोरोना वायरस जो हो गया वो वाला हो गया जो प्रोकैरियोटिक में आ गया। यूकैरियोटिक मतलब जो आंख से दिखाई देता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो आर्कियोबैक्टीरिया जैसे हो गया साइनोबैक्टीरिया, ईश्वर सूक्ष्म जीव साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद नोट में पॉइंट क्या कहा है कि तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में के भाग हैं। तो तंतुमय जीवाणु किस जगत के भाग है, तो प्रोटिस्टा जगत के भाग, सॉरी मोनेरा जगत के भाग हैं। यानी कि तंतुमय जीवाणु है जो मोनेरा जगत के भाग है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रोटिस्टा क्या होता है। तो क्या कहा, इस जगत में जगत मतलब जैसे कि जगत का मतलब क्या होता है, जैसे कि वैज्ञानिक कोई भी चीज को बांटता है, क्लासिफिकेशन करता है, तो बड़ा चीज में डिवाइड करता है वैज्ञानिक, तो उसी को कहा जाता है क्या, जगत कहा जाता है, यानी कि किंगडम। यानी कि प्रोटिस्टा समूह, इस जगत में विभिन्न प्रकार के एकवस्कीय पर्याय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित रहते हैं।
यू 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 मतलब यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। जिसका एकोस्कीय जीव वैसे, यानी कि एकोस्कीय जीव कैसे कहा जाता है, जिसका जिसका निर्माण केवल एक कोश का होता है उसे एकोस्कीय कहा जाता है। यानी कि बहुकोशिकीय का मतलब क्या, यानी कि वैसा जीव जिसका निर्माण यानी कि लाखों करोड़ों कोश का मिलके बनता है उसे कहा जाता है बहुकोशिकीय। यानी कि एक कोशिकीय, जिससे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जिसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरो वगैरह, एस्परजिलस, ये सब क्या हो गया, तो ये सब हो गया एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो गया। उसके बाद समझते हैं कुछ जीव, उसके बाद क्या कहा नोट में, क्या कहा है, तो जल उल में रहे बड़ा, जैसे कि प्रोटिस्टा समूह बना रहता है जो जल उल में भी पाया जाता है। उसके बाद यूकैरियोटिक रहता है। उसके बाद नोट में क्या, पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना, यानी कि पादप एवं जंतु के बीच, न पादपे हैं न जंतु हैं, दोनों के बीच के कड़ी है युगलीना, इसी जगत में आते हैं। यानी कि पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में शामिल होता है। तो कहेगा यहाँ पर प्रश्न को जी कि युगलीना किस जगत के समूह है, तो कह देना है कि प्रोटिस्टा में। उसके बाद क्या कहा है कि यह दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। तो यह यानी कि जो प्रोटिस्टा समूह है दो प्रकार के जीवन पद्धति यानी कि प्रस्तुत करता है। पहला हो गया जो सूर्य के प्रकाश से के सहायता से होता है, तो जो सूर्य के प्रकाश से सहायता से करेगा वो हो जाएगा स्वपोषी हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश के अभाव मतलब सूर्य के प्रकाश से नहीं करेगा वो हो जाएगा परपोषी। यहाँ पर परपोषी कहा है, जानता है कौन चीज, परपोषी के यहाँ कहा गया है इतर पोषी परपोषी को कहा जाता है। इतर पोषी किसे कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है, इतर पोषी कहा जाता है। जैसे इतर पोषी प्रोटो जो आ जाएगा, जिससे मनुष्य भी आ जाएगा इतर पोषी में। जैसे कि इतर पोषी का मतलब हुआ परपोषी मतलब जो स्वयं खाना नहीं बनाता, यानी कि भोजन यानी कि स्वपोषण, यानी कि वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। और परपोषी का मतलब क्या हुआ, यानी कि वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, यानी कि पेड़ पौधा के उत्पाद पर या फिर यानी कि जंतु पर निर्भर रहते हैं, उसे कहा जाता है परपोषी कहा जाता है। चलिए इधर देखते हैं। उसके बाद कहा है प्रकाश के भाव में, तो प्रकाश के प्रोटो जो हो गया क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं कौन की पादप, यानी कि प्लांट्स। तो प्लांट मतलब देखते हैं प्लांट्स में, तो इसे क्या कहते हैं प्लांट वाला हम तो जानेंगे कि पेड़ पौधा आएगा स्वयं। कहा इस जगत में पर्याय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक भी सम्मिलित है। मतलब इसमें कहा गया है कि पादप जगत में जो आएगा वो बहुकोशिकीय जीव आएगा, पादप जगत में आएगा बहुकोशिकीय जीव आएगा। उसके बाद कहा है रंगीन, मतलब जिससे रंगीन हो गया, जिससे पेड़ पौधा हरा हो रहा है इसलिए रंगीन हो गया। उसके बाद प्रकाश में उत्पादक आएगा, मतलब कि जो उत्पन्न करेगा, जैसे कि पेड़ पौधा खाना बनाता है तो सभी जीवधारी ग्रहण करते हैं पेड़ पौधा को, यानी कि पेड़ पौधा के उत्पाद को भी ग्रहण करते हैं, तो जीव सम्मिलित है। नोट में क्या कहा है पॉइंट के शैवाल, यानी कि शैवाल, मांस और पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत में आता है। जैसे कि कौन पौधा में पुष्प होता है, कौन पौधा में पुष्प मतलब फूल पुष्प होता है, कौन पौधा में पुष्प नहीं होता है, तो ये पादपीय जगत में चला जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद चौथा जगत हो जाएगा कवक हो गया फंगी। तो क्या कहा इस जगत में यूकैरियोटिक परपोषित, मतलब यूकैरियोटिक का मतलब अभी बता दिए थे पहले, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब जिस संज्ञा आपको देख सकते हैं, यानी कि परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि परपोषित, यानी कि इसमें भी यूकैरियोटिक, यानी कि इसमें, लेकिन इसमें ध्यान समझना है यूकैरियोटिक परपोषित जीवधारी सम्मिलित किया जाता है जिनमें यानी कि पोषण द्वारा, यानी कि अवशोषण पोषण द्वारा होता है, तो अवशोषण होता है जो पोषण द्वारा होता है। उसके बाद क्या है कि ये सभी इतर पोषी होते हैं, ये सभी इतर पोषी का मतलब परपोषी, इतर पोषी मतलब ये सभी होता है जो इतर पोषी मतलब परपोषी होता है। ये परजीवी तथा मृतोपजीवी होता है, यानी कि इसमें जो पाया जाता है उसमें मृतजीवी का मतलब कि मरल जीव को जो खाता है उसे मृतजीवी कहा जाता है। उसके बाद परजीवी का मतलब क्या होता है, तो परजीवी का मतलब क्या होता है जो किसी मान लीजिए पेड़ पौधा पर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है उसी को परजीवी कहा जाता है। परजीवी का मतलब जैसे हो गया कुछ अमरलता, जिसका जड़ न पता उसे कहा जाता है अमरलता। तो वो जो अमरलता रहता है वो किसी भी पेड़ पौधा पर चढ़कर उससे अपना यानी कि उससे भोजन ग्रहण कर लेता है, उसको भी मार देता है, अपने भी बाद में मर जाता है, तो उसी कहा जाता है परजीवी। तो परजीवी होता है खतरनाक होता है। उसके बाद देखते हैं कुछ कि ये तो हो गया। उसके बाद क्या कहेगा, यानी कि जो कवक की कोश का भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो काइटिन यानी कि जटिल शर्करा से बनी होती है।
तो सरकारा से बने होते हैं, यानी ये कवक की कोश का भित्ति होती है। एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन की कोश, यानी कि कवक की कोश का भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन होती है जो सरकारा से बनी होती है। उसके बाद जानते हैं कौन सी जंतु, उसके बाद लास्ट में चला जाएगा कौन सी जंतु एनिमल। तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें बहुकोशिकीय होता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में विस्तार से बता दिया जाएगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी। इसमें अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से बता देंगे। उसके बाद कहा यूकेरियोटिक हो गया, उपभोक्ता यानी कि जीव सम्मिलित किए जाते हैं। करिए इसको मेटाजुआ भी कहा जाता है, यानी कि कहेगा इसे मेटाजुआ, यानी कि जंतु को कहा जाता है मेटाजुआ भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हो गया, इसमें मतलब कि जंतु में कौन सी कोच आएगा, तो हाइड्रा आएगा। यानी अपने क्या है, बहुकोशिकीय जीव, मतलब एक बने कोई जिसका यानी कि ज्यादा कोशिका से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे हाइड्रा हो गया, जेली फिश हो गया, कृमि हो गया, सितारा हो गया, उसके बाद मछली हो गया, ये पूरे समुद्र में रहने वाला जीव है। उसके बाद सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, पक्षी हो गया, तथा स्तनधारी हो गया, जीव हो गया, इसी जगत के शामिल होता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।